सज्जनगढ़ नाम के एक राज्य का राजा एक दिन अपने महल में टहल रहा था। तभी उसकी इच्छा एक ऐसा महल बनवाने की हुई जैसा महल किसी भी अन्य राज्य में न हो। फिर क्या था, उसी समय उसने अपने महामंत्री को आदेश दिया। सुनो महामंत्री, राज्य के हर कोने से सबसे हुनरमंद कारीगरों और शिल्पकारों को बुलवाया जाए। हम एक ऐसा महल बनवाना चाहते हैं जिसे देख हर राज्य कहे, वाह, ये तो सचमुच राजसी है। ऐसा कि हर कोई आने वाला पीढ़ियों तक इसका नाम ले। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। फिर महामंत्री का निर्देश मिलते ही सैनिक राज्य के कुशल राजमिस्त्रियों और शिल्पकारों की खोज में निकल पड़ते हैं। उसी राज्य के गांव में केतु नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसका कलात्मक मूर्तियां बनाने की ओर विशेष रुझान था, जिसके लिए उसने अपने घर के पीछे एक कार्यशाला भी बनाई थी, जहां पर वह मूर्ति निर्माण का अभ्यास करता था। और केतु के पिता एक नामी राजमिस्त्री हैं। उसी दिन केतु अपने पिता के साथ अपने घर में भोजन कर रहा होता है। अरे माँ, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाया है और मेरी पसंद की खीर भी बनाई है। मजा आ गया। तभी घर के बाहर राजा के सैनिक उसके पिता को बुलाने आ जाते हैं। राजमिस्त्री देवनाथ, महाराज के आदेश पर तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। महाराज एक नए महल का निर्माण करवाना चाहते हैं। अरे, लगता है घर के बाहर सैनिक किसी को पुकार रहे हैं। पता नहीं ये दुष्ट यहाँ क्यों आए हैं। सैनिकों की बात सुनकर केतु के पिता उससे कहते हैं, केतु, राजा के सैनिक मुझे बुलाने आए हैं। मुझे राजा के आदेश का पालन करना ही होगा और सैनिकों के साथ ही जाना पड़ेगा। पिताजी, तो फिर मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। नहीं केतु, यदि हम दोनों ही चले जाएंगे तो घर परिवार का ध्यान कौन रखेगा? इसीलिए तुम्हें यहीं रुकना होगा और फिर पता नहीं महल बनने में कितना समय लग जाए। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। चलो भाइयों, मैं तैयार हूं। फिर अगले ही दिन राज्य के नामी राजमिस्त्री और शिल्पकार राजा के दरबार में उपस्थित हो गए। महाराज, ये सभी लोग राज्य के नामी राजमिस्त्री और शिल्पकार हैं। अच्छा, तो सभी ध्यान से सुनो। तुम लोगों को एक ऐसा सुंदर और भव्य राजमहल का निर्माण करना है जैसा आज तक किसी भी राज्य में न बनवाया गया हो। उस राजमहल में ऐसी सभी सुख सुविधाएं होनी चाहिए जैसी किसी ने स्वप्न में भी न देखी हो। आने वाली पीढ़ियां भी जिसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। तुम लोग समझ गए? महाराज की बात समाप्त होते ही एक राजमिस्त्री डरते डरते बोला, हाँ महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हम महल बनाने में अपनी जी जान लगा देंगे महाराज। अच्छी बात है, परंतु ध्यान रहे, यदि वह महल मुझे पसंद नहीं आया तो तुम सभी राजमिस्त्रियों और मजदूरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज का यह वचन सुनकर उन सभी राजमिस्त्रियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर उसी दिन से महल बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। सभी राजमिस्त्रियों ध्यान से सुनो, ये शाही मैदान है और महाराज के आदेश अनुसार तुम लोगों को इसी स्थान पर ही नए महल का निर्माण करना है। साथियों, आप सभी ने महाराज की बात तो सुनी ही होगी। आज हमारा निर्माण कार्य ही हमारे प्राण बचा सकता है। इसीलिए हम सभी को अपने अपने हुनर का सबसे अच्छा उपयोग करना होगा। लेकिन हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और फिर भी महाराज को महल पसंद न आया तो क्या होगा? साथियों, आपकी बात मैं समझता हूं, लेकिन अब प्रयास के अतिरिक्त हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। देवनाथ की बात से सभी सहमत हो जाते हैं
और महल निर्माण कार्य में लग जाते हैं। दिन रात के कठोर परिश्रम के बाद उन सभी कुशल कारीगरों की देखरेख में 1 वर्ष और कुछ माह में राजमहल बनकर तैयार हो जाता है। राजमहल सचमुच ऐसा था जैसा महल अब तक किसी भी राज्य में नहीं बना था। साथियों, आज हमारा निर्माण कार्य पूरा हो गया। महल बनाने में हम सब ने बहुत मेहनत की। हाँ, और हम लोगों ने बहुत सुंदर महल बना डाला है। महाराज अवश्य ही महल को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और ढेर सारा इनाम देंगे। फिर एक दिन महल को देखने के लिए महाराज आए। देखकर बोले, वाह, राजमहल तो सचमुच ही बहुत भव्य और सुंदर बनाया गया है। लगता है मानो स्वर्ग को ही धरती पर उतार दिया गया हो। हाँ महाराज, महल सचमुच अद्भुत है। ऐसा महल तो आसपास के किसी राज्य में नहीं है। महाराज की बात सुनकर सभी राजमिस्त्रियों की जान में जान आ जाती है और वे सोचने लगते हैं कि शुक्र है कि महाराज को महल पसंद आ गया। अब जरूर महाराज हमें अच्छा इनाम देंगे और 1 वर्ष बाद आज हम सभी अपने अपने घर परिवार के पास जा पाएंगे। लेकिन इधर महाराज तो कुछ और ही विचार कर रहे होते हैं। ये महल तो सचमुच ही बहुत सुंदर है। मैंने भी ऐसा महल आज तक किसी भी राज्य में ना देखा। लेकिन अब ये राजमिस्त्री कहीं ऐसा महल किसी अन्य राज्य में भी ना बना दें, इसलिए मैं इनको ऐसे ही वापस जाने नहीं दे सकता। फिर क्या था, महाराज ने तुरंत ही आदेश दिया, सैनिकों, इन सभी कारीगरों को तुरंत गिरफ्तार कर लो और ले जाकर इनके दोनों हाथ काट दो, और यदि कोई विरोध करे तो उसे मृत्यु दंड दे दो। मैं भी ये कार्य देखने अभी आऊंगा। अरे सैनिकों सुनो, आज तो मेरे पास हाथ कटते देखने का समय नहीं है। परसों मेरी पुत्री का जन्म दिवस है। मुझे उसकी तैयारियां भी करवानी है, इसलिए हाथ काटने का कार्यक्रम 3 दिन बाद का कर दो। तब तक इन सभी को कारागार में बंद कर दो। महाराज दया कीजिए, यदि हम लोगों के हाथ कट जाएंगे तो हम अपना रोजगार कैसे कर पाएंगे महाराज? इसे दया ही समझो। कम से कम जीवित अपने घर तो जाओगे। सैनिक ले जाओ सभी को। राजा के सैनिकों ने उन सभी राजमिस्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। इतने परिश्रम और प्रयास के बदले में हमारे हाथ काट दिए जाएंगे, ये तो महाराज का अन्याय है। अरे हाथ कट जाएंगे, लेकिन प्राण तो बच गए। कहीं महाराज ने हम सबको मृत्यु दंड दे दिया होता तो? हमारा हुनर तो हमारे हाथों में ही है। जब हाथ ही नहीं रहेंगे तो जीवन का क्या महत्व रह जाएगा? देवनाथ की बात सुनकर सभी राजमिस्त्री चिंतित हो जाते हैं और इधर दरबार में महाराज के इस निरंकुश व्यवहार को देखकर राज्य के साहूकार, मंत्री और दरबारियों में अप्रसन्नता फैल गई। अरे ये कैसा अन्याय है? इतने सुंदर महल बनाने के बदले महाराज को तो धन संपत्ति उपहार में देना चाहिए था, लेकिन महाराज ने तो हाथ काटने का आदेश दे दिया। ये तो बहुत अन्याय मालूम पड़ता है। आप सही कह रहे हैं, ये अन्याय ही है। हमें साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। लगता है महाराज को हमारी सलाह की आवश्यकता है। परंतु महाराज के क्रोध के कारण सभी दरबारी भयभीत रहने लगे हैं। तो फिर सलाह कौन दे? सबको अपना जीवन प्यारा है। वो बात तो है, लेकिन जब ऐसी खबरें आम जनता तक पहुंचेगी तो ऐसा ना हो कि जनता विद्रोह पर उतर आए। फिर उसका हल भी आखिर हम लोगों को ही निकालना पड़ेगा। और उसी समय इधर गांव में राजमहल की स्थिति से अनजान केतु अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है। वह गांव की ही एक लड़की को काफी समय से पसंद करता था, जिसका नाम सरोजनी था, और वह उससे विवाह करना चाहता था। क्या बात है सरोजनी, आज तुम कुछ चिंतित लगती हो। केतु, मेरे पिता मेरा विवाह कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे ही विवाह करना चाहती हूँ। तुम्हें शीघ्र ही मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लेना चाहिए, अन्यथा वे मेरा विवाह कहीं और तय कर देंगे। सरोजनी, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुना है कि राजमहल का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है, इसलिए मेरे पिता भी अब गांव वापस लौटने वाले ही होंगे।
उनके घर वापस आते ही मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे पिता से हमारे विवाह की बात करूंगा। केतु की बात सुनकर सरोजनी बहुत प्रसन्न हो जाती है। फिर कुछ देर बाद केतु वापस अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी एक ग्रामीण उसे बताता है कि अरे केतु, तुम्हारे पिता मिस्री देवनाथ भी तो महल निर्माण करने गए थे। सुना है राजा ने महल बनाने वाले सभी कारीगरों को कारागार में डाल दिया है और 3 दिन बाद सभी के हाथ काट दिए जाएंगे। हाथ काट दिए जाएंगे? लेकिन किस अपराध में? सुना है महल अत्यंत सुंदर बनाया गया था और कहीं वे राजमिस्त्री वैसा ही महल अन्य किसी राज्य में भी न बना दे, इसलिए महाराज ने उन सभी के हाथ काटने का आदेश दिया है। तब तक सभी को जेल के कारागार में डाल दिया है। ये खबर सुनकर केतु बहुत निराश हो जाता है। केतु घर जाकर यह बात अपनी माँ को बताता है। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। ये कैसा अन्याय है। माँ, मैं राजधानी जाऊंगा और पिताजी को जेल से छुड़ाकर ले आऊंगा। लेकिन बेटा, कहीं उस दुष्ट राजा ने तुझे भी कैद कर लिया तब क्या होगा? नहीं नहीं, तू वहां मत जा बेटा। किंतु माँ, पिताजी निर्दोष होकर भी कारागार में बंद है। ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? मुझे राजमहल जाना ही होगा। लेकिन बेटा, तू ये कैसे कर पाएगा? अब केतु रात भर इसी चिंता में रहा कि किस तरह राजा के विचारों में परिवर्तन किया जाए। अंत में उसे एक उपाय सूझा। अपने घर के पीछे अपनी कार्यशाला में उसने राजलक्ष्मी की एक सुंदर मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। उसकी लगन और मेहनत से मूर्ति बहुत ही सुंदर बनी थी। फिर अगले ही दिन केतु उस मूर्ति को ले जाकर राजमहल के द्वार पर जाकर बैठ गया। तभी एक सैनिक बोला, तू इस मूर्ति को लेकर यहाँ क्यों बैठ गया है? कहीं तू भी कोई शिल्पकार या मूर्तिकार तो नहीं है? हाँ, मैं शिल्पकार और मूर्तिकार हूँ और यह मूर्ति मैंने महाराज को उपहार में देने के लिए ही बनाई है। ले चलो इस शिल्पकार को, महाराज के सामने उपस्थित करेंगे। सैनिकों ने उसे राजा के सामने राज दरबार में मूर्ति सहित पेश किया। महाराज, ये आदमी एक शिल्पकार है। कहता है आपके लिए उपहार में ये मूर्ति लाया है। अच्छा, ये तो राजलक्ष्मी की मूर्ति मालूम होती है। तुमने राजलक्ष्मी की मूर्ति क्यों बनाई? यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है महाराज। यह राजलक्ष्मी की मूर्ति जिस राजमहल में रहेगी है, वह राज्य सदा ही धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। किंतु किसी कारणवश यदि यह मूर्ति नष्ट हो जाए तो राज्य की संपदा भी नष्ट हो जाएगी। केतु की बात सुनकर महाराज विचार करने लगते हैं। ये तो अद्भुत मूर्ति है। इसके रहने से मेरा राज्य सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। लेकिन कहीं ये मूर्तिकार ऐसी ही मूर्ति किसी अन्य राज्य के लिए भी न बना दे। ठीक है, सैनिकों इस मूर्ति को राज दरबार में स्थापित किया जाए और इस कलाकार के दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। यह सुनते ही केतु ने मूर्ति को फर्श पर छोड़ दिया और मूर्ति गिरकर चकनाचूर हो गई। एक दरबारी चिल्लाकर बोला, अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने? महाराज, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। केतु ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज क्षमा करें, हाथ काटे जाने के भय से मेरा हाथ कांप गया और मूर्ति गिर गई। फिर धीरे से कहता है, किंतु महाराज, यदि आज्ञा मिले तो इस मूर्ति को मैं फिर से बना सकता हूं। अच्छा तो ठीक है, पहले तुम यह मूर्ति दोबारा बनाओ, उसके बाद ही हम तुम्हारे दंड के बारे में विचार करेंगे। सैनिकों, इसे मूर्ति निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री दो और जब तक मूर्ति बन नहीं जाती इसको राजमहल से बाहर मत निकलने देना। केतु ने फिर वैसी ही मूर्ति बना दी। मूर्ति बनने के बाद फिर केतु को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। मूर्ति हूबहू पहले जैसी ही बनी थी। राजा बोला, अरे तूने तो सचमुच वैसी ही मूर्ति बना दी है जैसी पहली थी। ठीक है, सैनिकों, मूर्ति को हमारे दरबार में स्थापित कर दिया जाए और इस कलाकार के दोनों हाथ काट दिए जाएं। लेकिन महाराज, यदि मेरे हाथ काट दिए गए और किसी कारणवश मूर्ति दोबारा टूट गई तो फिर इसे कौन बनाएगा? केतु की बात सुनकर महाराज इस पर विचार करने लगे। तभी केतु ने आगे कहा,
महाराज, इसी तरह यदि किसी विपदा के कारण राजमहल नष्ट हो गया तो इसे दोबारा कौन बनाएगा? यदि राज्य के सभी कुशल कारीगरों के हाथ ही कट जाएंगे? अब महाराज की आंखें खुली और कहने लगे, तुम ठीक कहते हो, मुझसे भूल हो गई। इस कलाकार के हाथ नहीं काटे जाएंगे, बल्कि अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और कारागार में बंद सभी राजमिस्त्रियों और मजदूरों को भी सोने की 100-100 मुद्राएं देकर उनके घर जाने दिया जाए। महाराज का आदेश सुनकर दरबार में प्रसन्नता फैल गई। केतु के हुनर और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर महाराज बोले, केतु, तुम्हारी कला और बुद्धिमानी से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ और मैं आज से ही तुम्हें शाही मूर्तिकार नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद महाराज, परंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने विवाह उपरांत ही शाही मूर्तिकार का काम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, अवश्य। और कुछ देर बाद केतु के पिता जेल से छूटकर बाहर आ गए। राजमिस्त्री, आपका पुत्र बहुत साहसी और बुद्धिमान है। इसके कारण ही आज आप सभी कारीगरों के हाथ कटने से बचे हैं। केतु, अब तुम शाही शिल्पकार बन गए हो और मुझे आशा है कि तुम शीघ्र ही विवाह करके राज दरबार में शाही शिल्पकार की नौकरी संभाल लोगे। हाँ मंत्री जी, परंतु अभी मैं और पिताजी अपने गांव जा रहे हैं और विवाह के बाद मैं राजमहल लौटकर आपसे संपर्क करूंगा। अब आज्ञा दीजिए। फिर केतु और उसके पिता अपने गांव की ओर चल देते हैं। अरे केतु, तुम्हें तो शाही शिल्पकार की नौकरी मिल गई, वाह! लेकिन एक बात बताओ, तुम विवाह किससे करना चाहते हो? बताता हूँ पिताजी। फिर बातें करते करते पिता पुत्र दोनों अपने गांव की ओर चल देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। ऐसी और भी अच्छी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।